एक ऐसा शख्स जिसकी स्कूलिंग इंडिया के बेस्ट स्कूल से हुई हो, जिसकी ग्रेजुएशन कैम्ब्रिज के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और फ्लोरिडा के रॉलिंस कॉलेज से हुई हो, जिसकी रगों में भारत के सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर्स का खून दौड़ता हो, जिसका नाना प्रधानमंत्री हो, जिसकी दादी प्रधानमंत्री हो, यहाँ तक कि जिस शख्स का बाप प्रधानमंत्री हो, उस शख्स को तुम लोग पप्पू समझते हो। खैर, इसमें वैसे आपकी कुछ खास गलती है नहीं, क्यों? क्योंकि आपने महज देखी है सिर्फ ये 2-4 वीडियो क्लिप्स। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। गुजरात को दूध दिया है तो इस तरफ देखिए, इन महिलाओं ने दिया है, गुजरात की महिलाओं ने दिया है। सॉरी 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 सॉरी। खैर, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले जरा आप इस इमेज को देखिए। समंदर में तैरते हुए बर्फ के इस टीले के बारे में आप कितना जानते हैं? आई स्वेयर सिर्फ इस हिस्से के बारे में, और आप अभी भी पूरी तरीके से अनजान हैं इस हिस्से के बारे में। खैर, इन गिनी चुनी फेक और एडिटेड वीडियोस को साइड में रखकर मैं आपको बताऊंगा राहुल गांधी की एकेडमिक और लव लाइफ से लेकर पॉलिटिक्स में आने तक की पूरी कहानी को आज के इस वीडियो में। 19 जून 1970 भारत की राजधानी दिल्ली में राहुल गांधी का जन्म होता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद जैसे ही वो थोड़ी बड़े होते हैं तो उनका एडमिशन दिल्ली के एक लोकल स्कूल सेंट कोलंबिया में करा दिया जाता है। लेकिन कुछ साल यहाँ पढ़ने के बाद उनका स्कूल चेंज करवा दिया जाता है और इस बार उनका एडमिशन होता है देहरादून के द डून पब्लिक स्कूल में, जहाँ वो करीब 3 साल 1981 से 1983 तक पढ़ाई करते हैं। सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली साल 1984 में राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी की उन्हीं के ही 2 बॉडीगार्ड्स के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जिसके बाद फिर सिक्योरिटी रीजन के चलते राहुल गांधी को देहरादून से वापस बुला लिया जाता है और उन्हें और उनकी बहन प्रियंका को कुछ सालों के लिए होम स्कूल्ड कर दिया जाता है। खैर, स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद साल 1989 में वो अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए दिल्ली में ही मौजूद सेंट स्टीफन कॉलेज में खुद को एनरोल करते हैं और यहाँ भी करीब 1 साल पढ़ाई करने के बाद अब वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर उनकी लाइफ में एक बार फिर से बहुत शॉकिंग इंसिडेंट होता है। जी हाँ, साल 1991 में राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की एक रैली में हत्या कर दी जाती है और ये कोई नॉर्मल हत्या नहीं थी, बल्कि एक प्री प्लान्ड बॉम्ब ब्लास्ट था जिसे की लीड किया जा रहा था तमिल टाइगर्स LTTE ग्रुप्स के द्वारा। और इस हमले में न कि सिर्फ राजीव गांधी बल्कि 14 और भी लोगों की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से फिर सिक्योरिटी रीजन के चलते उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से निकालकर एक नई जगह शिफ्ट किया जाता है और वो नई जगह थी फ्लोरिडा का रॉलिंस कॉलेज। और हाँ, वहाँ उनका नाम राहुल गांधी नहीं बल्कि राहुल विंसी रखा गया था, उनकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखने के लिए। खैर, 1994 में वो रॉलिंस कॉलेज से अपने बैचलर ऑफ आर्ट्स की और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से अपने MPhil की डिग्री को हासिल कर लेते हैं। वैसे यहाँ पर कुछ अंधभक्तों को बुरा जरूर लगेगा, लेकिन उन्हें ये चीज समझ जानी चाहिए कि एजुकेशन इज अ मस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और स्पेशली तब जब आप एक देश के प्रधानमंत्री हो। जरा इस वीडियो को देखिए जहाँ पर राहुल गांधी AI के बारे में बात करते हैं। I am not one of those people who believes that AI is going to massively increase jobs. I don't buy that argument. I think that some jobs will be lost and many more jobs will be created. Right? And I think we've seen this before. I was reading actually some accounts of when the steam engine which you mentioned was invented. People were saying it's going to destroy all jobs. You know, the petrol engine was seen as something that would destroy all jobs. Computers were seen as something that will destroy all jobs. So we've seen this before. And none of these technologies have actually destroyed jobs. I think they have reallocated jobs. They've redistributed them. But I don't think we need to be worried about massive job losses. I might be wrong, but और वहीं पर अब आप इस वीडियो को देखिए जहां पर मोदी जी AI के बारे में बात करते हैं। AI का महत्व बहुत है और मैं तो कभी कभी मजाक में कहता हूँ, हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं, माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते हैं आई। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है। वो इतना एडवांस हो गया है। वो टॉपिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और आप उसमें दाई और माई का कनेक्शन जोड़ रहे हो। व्हाट द फक इज दिस? मतलब सीरियसली, आप देश के प्रधानमंत्री हो और कहाँ किससे किस टॉपिक पर क्या बात करनी है, इस चीज की थोड़ी बहुत समझ आपको होनी चाहिए। द कंट्री इज नॉट अ जोक मोदी जी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आई एम सेइंग अगेन, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। खैर, इस चीज को साइड में रखकर अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए अब जरा नजर डालते हैं
हैं राहुल गांधी की प्रेम कहानी। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, लेकिन इस रूड बिहेवियर वाले पॉलिटिक्स में एंट्री मारने से पहले राहुल गांधी एक नहीं बल्कि दो लड़कियों के साथ अलग अलग टाइम पर रिलेशनशिप में थे। जी हाँ, साल 2012 में संडे गार्जियन में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी का अफेयर था लेट मोहम्मद जाहिर शाह की ग्रैंड डॉटर नूल जहर के साथ। आपको बता दूं कि जाहिर शाह एक अफगानी किंग थे जिन्होंने अफगानिस्तान में 1933 से लेकर 1973 तक रूल किया था। एज पर द रिपोर्ट, नूल जहर एक कन्वर्टेड रोमन कैथोलिक थी और वो अक्सर चर्च में प्रेयर करने और राहुल गांधी से मिलने के लिए उनकी मॉम के घर जाया करती थी, जो कि इटली में मौजूद था। अनफॉर्चुनेटली उनका यह अफेयर ज्यादा वक्त तक नहीं चला और वो समय के साथ अलग हो गए। बात करें नूल जहर की, तो वो अब एक शादीशुदा जिंदगी गुजार रही हैं एक इजिप्शियन प्रिंसेस मोहम्मद के साथ। खैर, उनका एक और रिलेशनशिप भी था वेरोनक्यू कैरटेली के साथ। जी हाँ, 1990s के टाइम पर जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात वेरोनक्यू से हुई थी। और आपको बता दूं कि उनका ये रिलेशनशिप करीब 10 सालों तक चला था। 1998 में एक रैली के दौरान वो राहुल गांधी के साथ दिल्ली भी आई थी। साल 2004 में एक इंटरव्यू के दौरान इंडियन एक्सप्रेस के एक जर्नलिस्ट वृंदा गोपीनाथ से जब राहुल गांधी बातचीत कर रहे होते हैं, उस वक्त उन्होंने ये एडमिट किया था कि हाँ, उनकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम वेरोनक्यू कैरटेली था। वो एक स्पेनिश गर्ल थी और प्रोफेशन से एक आर्किटेक्ट थी। जी हाँ, खैर आगे उनके रिलेशनशिप का क्या हुआ और वो दोनों इस वक्त पर साथ क्यों नहीं है, इस चीज की कोई भी जानकारी अवेलेबल नहीं है। साल 2004 ये वो साल था जब राहुल गांधी ऑफिशियल तौर पर इंडियन पॉलिटिक्स में अपनी एंट्री मारते हैं और उसी साल वो उत्तर प्रदेश की अमेठी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव भी लड़ते हैं, जहां उन्हें करीब 1 लाख से ज्यादा वोटों के साथ एक शानदार जीत भी मिलती है। इसके बाद साल 2007 में जब पार्टी के सेक्रेटरिएट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उस दौरान राहुल गांधी को ऑल इंडिया नेशनल कमेटी में एज अ जनरल सेक्रेटरिएट अपॉइंट किया जाता है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को काफी अच्छी तरीके से निभाते हैं और यही वजह थी कि उनके अंडर में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल यूथ में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ देखने को मिलती है। साल 2009 में वो फिर से अमेठी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपनी लोकसभा की सीट को रिटेन करते हैं। इसके बाद कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और साल 2013 में उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को सौंप दिया जाता है। Here is one of the most important thing that you have to know that कि उनके इस पूरे पॉलिटिकल कैरियर में उनका मेन मकसद रहा है ऐसे लोगों को आगे लाना जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। और हाँ, इसी ज्यादा अच्छाई के चक्कर में साल 2011 में उन्हें एक बार पुलिस अरेस्ट भी कर लेती है। क्योंकि एक फार्मर प्रोटेस्ट में वो फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे थे। दरअसल किसानों का ये प्रोटेस्ट हाईवे अथॉरिटीज के खिलाफ था, क्योंकि जो सड़कें किसानों की फील्ड के ऊपर से बनाई जा रही थी उनका मुआवजा ठीक तरीके से उन्हें नहीं दिया जा रहा था। खैर, राहुल गांधी अपनी पॉलिटिकल जर्नी को आगे बढ़ाते हुए 2014 के जनरल इलेक्शन में अमेठी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपनी लोकसभा की सीट को फिर से रिटेन करते हैं। साल 2017 में वो अपने हार्ड वर्क और कमिटमेंट के दम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट की पोस्ट को भी हासिल कर लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 साल बाद साल 2019 में जब कांग्रेस लोकसभा के चुनाव हार जाती है, तब राहुल गांधी अपनी प्रेसिडेंट की पोस्ट से ऑफिशियल तौर पर रिजाइन कर देते हैं। और बात करें करंट पोजीशन की, तो वो इस वक्त केरला की वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी हैं। खैर, अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये जो पप्पू और नासमझ जैसे टैग दिए जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है किसी भी एक लीडर की छवि को बिगाड़ने के लिए। और बात रही लीडरशिप की, तो आई कैन स्वेयर इस चौथी फेल से ये ऑप्शन लाख गुना अच्छा है, क्योंकि आज के टाइम पर किसी भी देश को चलाने और उसको डेवलप करने के लिए हिंदू मुस्लिम और इमोशंस की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है नंबर, ग्राफ्स, टेक्नोलॉजी और रियल वर्ल्ड को समझने की, जिसे कि ऑब्वियसली बिना एजुकेशन के अचीव नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आपको जरूरत होगी एक पावरफुल माइंड की, एक एजुकेशनिस्ट माइंड की। सो बिफोर चूजिंग एनी पर्सन फॉर द कंट्री, थिंक अबाउट हिज हिस्ट्री, बिकॉज इट हैज एन इम्पैक्ट इन अवर फ्यूचर एज वेल एज प्रेजेंट। खैर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलता हूँ फिर से किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।